गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी का एक नए टॉपिक ताप कटिबंध को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। ताप कटिबंध होता क्या है और इसकी अध्ययन की आवश्यकता क्यों हमको पड़ती है। मूल रूप से पृथ्वी, चूँकि भूगोल में हम पृथ्वी के अध्ययन को करते हैं, तो पृथ्वी पर जो भी कटिबंध है, जो जोन है, जहाँ तापमान किस तरह से होता है और वहाँ जो भी देश होगा उसकी स्थिति में वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा। जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लें, भारत को हम लोग उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ताप कटिबंध का समझना जरूरी होता है। कटिबंध का अर्थ होता है इंग्लिश में जोन। जोन मूल रूप से एक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ एक तरह का क्लाइमेट या एक तरह की क्लाइमेटिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, मीन्स जलवायु की विशेषताएं एक जैसी मिलती हैं। जैसे मैंने पिछले कक्षाओं में आपको बताया होगा, जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अध्ययन किए होंगे आप, तो आपने पाया कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को बीचों बीच बांटती है। विषुवत रेखा जो है वो मूल रूप से ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री साउथ और विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ, ये वो स्थिति है जिसको हम लोग डोल्ड्रम की पेटी बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। यह स्पष्ट है। यहाँ तापमान जो होगा बिल्कुल सूरज, अगर इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे तो ये सूरज है और उसकी लाइट जो है इस एरिया में बिल्कुल सीधी पड़ती है। मीन्स जिसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र का भी वो क्षेत्र जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, कुछ किताबों में ये 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ होता है। तो उस स्थिति में इस क्षेत्र को हम लोग डोल्ड्रम की पेटी बोलते हैं और ये शांत पेटी होता है। मूल रूप से यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि दोपहर होते होते आपको संवहनीय वर्षा शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको हाईली टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा गर्मी मिलेगा। वर्षा भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो इसका असर जो होता है वहाँ के रहने वाले जो जीवन है या जीव जंतु हैं या जानवर है, मानव है, उस पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो देश है उनके विकास पर भी क्लाइमेट जो है वो मानव के विकास को भी परिवर्तित करता है या उसको भी प्रभावित करता है। मूल रूप से अब आते हैं कटिबंध में। कटिबंध का अर्थ हो गया जोन, जिसमें हम अगर टेम्परेचर वाइज देखें जे तो मूल रूप से हमको पृथ्वी पर 5 कटिबंध देखने को आते हैं। वो 5 कटिबंध कौन कौन से हैं उसका अध्ययन हम लोग कर लें। तो उष्ण कटिबंध 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ आते हैं तो 23.5 डिग्री मकर रेखा तक, ये आपका हो गया उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। और यही क्षेत्र स्प्रेड करता है उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। मतलब टोटल 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री साउथ 0 डिग्री से, ये दोनों क्षेत्र जो है आपको उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और पृथ्वी पर ये दोनों क्षेत्र मिलाकर पृथ्वी पर मूल रूप से 40% जमीन का हिस्सा है। मतलब पूरे पृथ्वी का ये 40% आपको आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी का वो क्षेत्र जहाँ पर उष्ण कटिबंध है वहाँ गर्मी ज़्यादा पाई जाएगी। सूरज की किरणें, अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। और विषुवत रेखा के साउथ की तरफ अगर आते हैं हम लोग, जो कि आप मकर रेखा देख रहे हैं 23.5 डिग्री और कर्क रेखा को देख रहे हैं उत्तर में, वहाँ पर हल्की हल्की सूरज की किरणें तिरछी होना शुरू होती हैं। लेकिन ये वो स्थिति है जहाँ सूरज की किरणें सीधी मिलेंगी, तो सीधी मिलने का सीधा सा अर्थ है कि गर्मी ज़्यादा होगी। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो इस क्षेत्र में आने वाले जो भी महाद्वीप हैं, जो भी देश हैं, उनका क्लाइमेट जो होगा गर्म होगा। अफ्रीका का क्षेत्र, सहारा क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आता है। भारत चूँकि आपको कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो भारत का आधा पोर्शन जो है, मीन्स भारत का साउथ वाला पोर्शन, अगर मैप में आप देखिएगा तो भारत का साउथ का पोर्शन जो है, जो कर्क रेखा उसको काटती है बीच से, वो आपको आ जाता है उष्ण कटिबंध में। और आधा पोर्शन चला जाता है वो शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन उसके बाद भी भारत को हम लोग उष्ण कटिबंधीय देश कहा जाता है। इसका क्लाइमेट है और उस पर हम लोग चर्चा जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उस पर करेंगे विस्तार से। तो ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंध में गर्मी अधिक पड़ेगी। जीव जंतु जो होंगे वैसे ही होंगे जो मूल रूप से हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं।
वर्षा होगी, कंटिन्यू ज़्यादा वर्षा होगी, और वर्षा होने के कारण वनस्पति विभिन्नता, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों की विभिन्नता देखने को मिलती है। पेड़ पौधों में जनरली वो पेड़ पाए जाते हैं जो सदाबहार होते हैं, सदाबहार वन जिसको हम बोलते हैं, जो साल में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। मीन्स एक तरह के ऐसे पेड़ होते हैं जो एक साथ अपने पत्ते कभी नहीं गिराते, उनको हम लोग सदाबहार वन कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के आसपास जो डोलड्रम की पेटी है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। दलदली जमीन होती है, वर्षा ज़्यादा होगी तो दलदल ज़्यादा पाया जाता है, और इसके कारण आपको मूल रूप से वहाँ आवागमन का साधन का विकास नहीं होता है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है, क्योंकि टेम्परेचर का हमारे विकास पर या हमारे काम पर असर पड़ता है। अगर गर्मी आपको ज़्यादा महसूस होती है तो आप नॉर्मल महसूस कीजिएगा कि गर्मी के समय, दिन के समय खासकर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठंडी में अगर ठंडी कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप मेहनत कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अधिकतर देश, मैं सभी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, मतलब वो अपने विकास को अभी भी टैकल कर रहे हैं या विकास के लिए लगे हुए हैं। तो मानव एक्टिविटीज़ पर कटिबंध का या टेम्परेचर का बहुत गहरा असर पड़ता है। मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है। अगर गर्मी अधिक होती है तो आपका मानसिक एक्टिविटी या जो आपका मानसिक क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं, आप थकान महसूस करते हैं। वही अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तापमान कम होता है, दिन की तुलना में आप रात में महसूस करते होंगे, आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, क्योंकि तापमान कम होता है। तो वो स्थिति आपको इस एरिया में देखने को मिलती है। तो नॉर्मल सा जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो उसका असर मानव की एक्टिविटीज़ पर ही नहीं, जीव जंतुओं, पादपों पर पड़ता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ की भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करती हैं। यहाँ के जो पेड़ होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, चूँकि संवहनीय वर्षा होती है, डोलड्रम की पेटी में संवहनीय वर्षा होती है, और हर 2 बजे मतलब प्रतिदिन 2 बजे वर्षा शुरू हो जाती है। पेड़ इतने बड़े होते हैं कि आप उसको देखने के लिए उनकी ऊंचाई, चूँकि बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा, पादप या पेड़ पौधे जो होते हैं अपने जीवन भर पर्याप्त बढ़ते रहते हैं। मीन्स वो सदा जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, 200 से 250 इवन 300 मीटर तक पेड़ पाए जाते हैं। मीन्स उनकी ऊंचाई देखने के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें। सेकेंड चीज़ है झाड़ी का विकास होता है, और झाड़ी में एक तरह का कंपटीशन लगा होता है। छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इस तरह छतरी नुमा पेड़ पौधों का विकास बहुत तेज़ी से इधर देखने को मिलता है। जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा जहरीले होते हैं, जैसे आपने एनाकोंडा सांप का नाम सुना होगा। यहाँ एक तरह की मक्खी, सीसी मक्खी पाई जाती है इस एरिया में, जो अगर काट दे तो इंसान जो है सोते ही मर जाएगा। तो इस तरह के जीव जंतुओं की विविधता भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विशेषता है वो क्लाइमेट के कारण है। सूरज का तापमान का आना, सूरज की किरणों का जिस तरह से वहाँ प्रवेश होता है, उस तरह से वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज से हर चीज़ को वो प्रभावित करता है। अब आते हैं उत्तरी में और देन दक्षिणी में। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मीन्स 23.5 डिग्री से उत्तर की तरफ अगर जा रहे हैं, कर्क रेखा से आर्कटिक, जिसको उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, ये आर्कटिक वृत्त भी इसको कहा जाता है। तो आर्कटिक वृत्त के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्कटिक वृत्त, चूंकि आर्कटिक क्षेत्र है, इधर आर्कटिक सागर है उसी के नाम से ये, तो आर्कटिक वृत्त भी इसको कहा जाता है। 66.5 डिग्री जो आप देख रहे हैं मैप पर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मूल रूप से, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, दोनों साइड मीन्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दक्षिण में भी इसको देख लीजिए आप। यहाँ पर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक, ये है अंटार्कटिक महाद्वीप, तो उसके नाम से 66.5 डिग्री आपको साउथ मीन्स मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक। याद रखिएगा ये वो क्षेत्र है जहां अगर फिगर को आप देख रहे हैं तो सूरज की जो किरणें हैं वो अब स्प्रेड कर रही हैं, फैलना शुरू हो जा रही हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है, सीधी नहीं है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 66.5 पर झुकी हुई है। तो उस कंडीशन में अगर आप इन चीज़ों को देखिएगा तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा फिगर में कि ये स्प्रेड कर रही हैं। अब इन क्षेत्र में अगर शब्द को हम पकड़ें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है शीत प्लस उष्ण।
मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ शीत भी होता है, ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है। मीन्स टेम्परेट जोन, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, एक तरह का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। गेहूं की फसल के लिए ये क्षेत्र कहा जा सकता है गेहूं की टोकरी, पेरिज क्षेत्र। पेरिज घास का मैदान के बारे में अगर आपने अमेरिका में जो है सुना होगा, उत्तरी अमेरिका में, तो उसको गेहूं का कटोरा कहा जाता है, मीन्स गेहूं का पैदावार। उसी तरह जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या तो साउथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स हो गया, अफ्रीका में वेल्ड्स हो गया, पंपास आपको अर्जेंटीना में कहा जाता है, पेरिज आपको हो गया उत्तरी अमेरिका में, और एशिया में स्टेपिस कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। और यूं समझ लिए शीतोष्ण घास के मैदान अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गेहूं की फसल, गेहूं की जो फसल होती है उसके लिए जो तापमान चाहिए या उसके विकास के लिए जो टेम्परेचर चाहिए मूल रूप से, वो टेम्परेचर यहाँ पर उपलब्ध होता है। मीन्स उससे ज़्यादा नहीं। जो हमारे यहाँ मार्च के स्टार्टिंग का सीजन होता है, अप्रैल 15 तक का अप्रैल का जो सीजन होता है वो यहाँ के तापमान को बताता है। यही कारण है कि इस एरिया में चूंकि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, खासकर विकसित देश अधिक है। अब ये कहना बार बार कि विकसित देश अधिक है थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन अगर आप मैप में देखिएगा तो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप के अधिक, चूंकि साउथ में जमीन का खंड या जमीन का टुकड़ा कम है, यहाँ सागर आपको ज़्यादा मिलेंगे, और इधर जो है आपको 90% जमीन के मतलब विषुवत रेखा से उत्तर जमीन स्थल खंड ज़्यादा है। तो यूरोप महाद्वीप के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ये सारे विकसित देश जो है आपको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में ही देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बहुत तेजी से होती है। मानव का मानसिक विकास के लिए उसके पास समय मिलता है, तापमान उसको दबाता नहीं है, हरासमेंट कम होता है, गर्मी का प्रभाव उस पर कम पड़ता है, और ऐसा मौसम होता है जो हर समय उसके लिए सुहाना सा होता है, बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को कर सकता है। मीन्स अपनी सारी क्रियाओं को सही तरीके से और बिना थकान के, अगर थकान होता होगा तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से कम उसको महसूस होता है। तो इस तरह से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी आती हैं, और ये यहाँ पर आपको एक तरह से ठंडी और गर्मी का असर जो होता है बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है, नॉर्मल मौसम देखने को मिलता है। आर्थिक क्रियाएं, पेड़ पौधे और उसी तरह से वर्षा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, जैसे आपको बताया गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की तरफ जा रहे हैं या दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध की तरफ आ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। चूँकि गेहूं की फसल की हमने चर्चा किया तो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो आपको अगर याद होगा तो ये वही क्षेत्र है जहाँ गेहूं की फसल अच्छी पैदावार निकाली जाती है। यहाँ पर फार्मिंग भी, अगर खेती भी करते हैं तो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, और मानव एक्टिविटी जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में काफ़ी वो लोग आगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी कटिबंध को आपने शीतोष्ण और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध को आपने समझा होगा। अब लास्ट जो हमारे पास कटिबंध है वो है ध्रुवीय। मीन्स इनके बाद 66.5 के बाद उत्तरी आर्कटिक वृत्त के बाद 90 डिग्री जो पोल का एरिया है, नॉर्थ और दक्षिणी, आपको 66.5 के बाद दक्षिणी, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं। मीन्स ये दोनों क्षेत्र जिसको आप देख रहे हैं मैप पर, मूल रूप से ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसको मैं रेड कलम से भी डिनोट कर दे रहा हूं। ये क्षेत्र है, नाम से ये स्पष्ट है, शीत, मतलब ये फ्रीजिड होते हैं, बिल्कुल बर्फ जमी होती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं सूरज की किरणें यहाँ पहुँचती तक नहीं है। कुछ जगह ऐसे हैं ध्रुव पर, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसकी किरण पहुँच ही नहीं पाती है। मीन्स आप अगर इस मैप को ऐसे समझना चाहें तो पृथ्वी की स्थिति कुछ ऐसी है, पृथ्वी सीधी नहीं है, झुकी हुई है। तो अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल तक सूरज की किरणें आएंगी ही नहीं। नॉर्थ पोल तक अगर सूरज की किरणें मिल भी रही हैं तो वहाँ पर आपको कुछ घंटों के लिए, 24 घंटों में 3 घंटा 6 घंटे वहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे में 24 घंटा, 6 महीना, दिन है तो दिन ही और रात है तो रात ही, ऐसी स्थिति आपको मूल रूप से ध्रुवों पर देखने को मिलता है। तो शीत कटिबंध ऐसा क्षेत्र है जहाँ बर्फ जमी होती है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में, वनस्पति की भाषा में बात करें तो टैगा वनस्पति यहाँ पाई जाता है। रूस और कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में टैगा, कोनदार वृक्ष, कोनिकल वृक्ष आपको पाए जाते हैं। मीन्स ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते जो होते हैं नुकीले होते हैं।
और ये हल्की लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, इनको काटा जाता है और औद्योगिक उत्पादन में इनका यूज किया जाता है। शीत कटिबंध में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज ना के बराबर है। साउथ में तो बिल्कुल नहीं, साउथ में चूंकि अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में आपको इंसान बसता नहीं है, इंसान रहता ही नहीं है। उसको साइंस कॉन्टिनेंट कहा जाता है, विज्ञान मतलब विज्ञान का महाद्वीप, जिसको रिसर्च के लिए खोल दिया गया है। भारत का मैत्री वहाँ गया था, गंगोत्री वहाँ पर है, उस तरह से रिसर्च कर रहा है भारत। उसी तरह से बाकी देश भी वहाँ पर रिसर्च करते हैं। अब रहा उत्तरी मतलब उत्तरी शीत कटिबंध की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर एस्कीमो नामक जनजाति पाए जाते हैं। अगर आपने बचपन में 9th 10th की किताबों में पढ़ा होगा, एस्कीमो होता है कच्चे मांस खाने वाले व्यक्ति। अब थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी में उनका डेवलपमेंट हुआ है, नहीं तो वो पूरा आदिम या आदि मानव की तरह जीवन यापन करते थे। इग्लू, उनके जो बर्फ के घर हैं उसको इग्लू कहा जाता है, जिसमें छोटा सा छेद बनाकर वो रेंग कर जाते हैं और चारों तरफ वो जानवरों का खाल लगा के रखते हैं। अपने वस्त्र में भी वो जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं, उनकी चर्बी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इनका जीवन जो है आदिम जीवन है। धीरे धीरे चूंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और विकसित देशों ने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी ये क्षेत्र जो है बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलता है। टाइगा क्षेत्र के बाद टुंड्रा प्रदेश आता है, दोनों एक सटे हुए जोन है। टाइगा के बाद टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, जहाँ मानव के रहने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर जीव जंतु हैं तो कुछ ऐसे ही जीव जंतु हैं जो उस वातावरण को एडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे वालरस जैसी मछली, रेंडियर जैसे कुत्ते, जिसको एस्कीमो यूज करते हैं स्लेज गाड़ी खींचने के लिए। तो ये मूल रूप से वो क्षेत्र है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर है। तो सीधा सा अर्थ है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, विषुवत रेखा उसके आसपास का क्षेत्र, बिल्कुल गरीबी वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि आप सड़क नहीं बना सकते। सड़क वहीं बन सकता है जहाँ आपकी मिट्टी जो है स्थिर हो पाए। तो यहाँ पर आपकी पानी इतनी ज़्यादा होती है, वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको नहीं कर पाएंगे, आप उसका विकास नहीं कर पाएंगे। सेम समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी होती है कि आप वहाँ पर विकास के काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का जो क्लाइमेटिक जोन है वो मूल रूप से पृथ्वी के विकास में भी मदद करता है। मतलब इसके अध्ययन को हम स्पष्ट रूप से अगर समझ जाए तो हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो क्लाइमेट जोन है वो उन क्षेत्रों के विकास में कितना योगदान दे सकता है। सेकेंड चीज़ में एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे ये 40% है, पृथ्वी के पूरे तल का ये 40% है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसी तरह ये 26% है और ये आपको 4% है। तो इस तरह से आपको लग रहा होगा कि कितना एरिया जो है किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये 4% कटिबंध है, ये 26% है, फिर इधर भी वही ले लीजिए आप और 4%। अब इसको आप जोड़िएगा तो ऑब्वियस 100% के आसपास टोटल आपको क्षेत्र मिलेगा। मीन्स सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा जो आपको एक तरह से कहा जाए पर्यावरणीय या पेड़ पौधों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। चूंकि वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होगी तो उसका बेनिफिट भी उन क्षेत्रों को प्राप्त होता है, लेकिन आर्थिक विकास की क्रियाएं जो है वो थोड़ी सी ठप हो जाती है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, कर्क रेखा या मकर रेखा छोड़कर। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से दक्षिण की ओर जाते हैं वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं टेम्परेचर के कारण, और शीत कटिबंध जो ध्रुवों के पास है वहाँ पर क्लाइमेट आपको बिल्कुल ठंडी महसूस होती है। तो दोस्तों मुझे लगा कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो किसी तरह का कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, देन इस पर हम लोग फिर से चर्चा कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के भारत के भूगोल को टच करते हैं जो आपको इस टॉपिक से समझ में आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।